हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है 13 जुलाई और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वहाँ कराई जाती है, तो वो भी आप जा कर के वहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे कई चैनल्स हैं, आप अपने सुविधा अनुसार उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे इंस्टा से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है? जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। बहुत ही सही लाइन लिखी है कि अगर टाइम है, टाइम की अगर हम कद्र नहीं करेंगे तो टाइम हमारी कद्र नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर हम हमारे लिए एक एक मिनट, एक जो अभ्यर्थी होता है, एक जो स्टूडेंट होता है, उसके लिए हर एक मिनट बहुत ही कीमती होता है। तो जो ये सोचता है कि नहीं हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उसके लिए ये एडवाइस है कि कल कभी नहीं आता है। ठीक है, कल आपका अगर जो इसके ऊपर टालने की ये आदत है तो उसके लिए कल कभी नहीं आएगा। कल तो सबके लिए आता है बट उसके लिए कभी नहीं आएगा जो ये कहता है कि कल ये काम कर लेंगे। इसीलिए जब भी टाइम मिले उस काम को उसी दिन फिनिश कर लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, ये होता है ना कि बाद में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम में इतना हेडेक हो जाता है, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए चीज़ों को क्या करिए, टाइम टू टाइम ख़त्म करते चलिए। तो इसीलिए आपका सबसे बड़ा गुरु क्या होता है? वक्त होता है। तो वक्त की कद्र करिए, वक्त आपकी कद्र करेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 जुलाई। चलिए ठीक है, 12 जुलाई है 2022 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? झारखंड में किया है। ये देवघर कहाँ पर है? देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये झारखंड में है। क्लियर हो गया होगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया ये देख लेना, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस मौके पर जो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और झारखंड के जो CM हैं हेमंत सोरेन, ये दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे। इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, कौन सा? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बाबा बैद्यनाथ धाम। तो ये हवाई अड्डा इससे जोड़ देगा। और ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। तो देवघर, तो ये क्या करेगा, ये जो हवाई अड्डा है ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? देवघर जो है ये 68वां एयरपोर्ट है। कौन से नंबर का है? 68 नंबर का एयरपोर्ट है। जो उड़ान योजना इसी के तहत आती है। तो उड़ान योजना के तहत कोलकाता, पटना और रांची से क्या है, जुड़ा हुआ है। रांची के बाद देखा जाए तो यह झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अगर इससे देखा जाए कि देवघर हवाई अड्डे की आधारशिला कब रखी गई थी, तो ये 2018 में ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। अभी इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इस जो अड्डे के टर्मिनल भवन की क्षमता है वो हर साल 5 लाख से अधिक यात्रियों की है। 5 लाख से अधिक यात्रियों की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि झारखंड जब आया तो झारखंड में एक स्थान है जिसका नाम है जादूगोड़ा। झारखंड के जादूगोड़ा में क्या होता है? यूरेनियम की खाने हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एक बोकारो परमाणु संयंत्र है जो रशिया की हेल्प से ये बनाया गया था। कब बनाया गया था बोकारो परमाणु संयंत्र? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सारे फैक्टर जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो विचार वाले क्वेश्चंस भी आ गए, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको यहाँ से देखते हैं। चलिए क्या करना है पहले देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार करने के बाद क्या बताना है, इसमें कौन से सही नहीं है। पहले ये देख लेते हैं कौन से सही नहीं है, हमको ये बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
कि पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला अंशुला कांत बनी है। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो 2003 और 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, IMF की जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी। तो कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं भी पता होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन सबको आता हो, तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, क्वेश्चन को एलिमिनेशन पावर होनी चाहिए, इससे भी आप क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मैंने कहा कि जहाँ पर सन पूछ ले, अगर आपको 100% श्योरिटी नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो देख लीजिए मोस्ट ऑफ टाइम चांसेस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पर भी बोल रहा है महिला अंशुला कांत बनी है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 1988 क्या बोल रहा है कि IMF की जो स्थापना हुई वो 1988 में हुई। तो 1988 में गाइज इसकी स्थापना नहीं हुई, बल्कि क्या हुई, 1944 में हुई। कब हुई? 1944 में हुई। क्लियर हो गया। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये वाशिंगटन DC में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। क्लियर हो गया होगा, जो कि कहाँ है? अमेरिका में। क्लियर। और ये ध्यान रखना 1988 में नहीं हुआ, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला अंशुला कांत नहीं बनी है। तो फिर कौन बना है? गीता गोपीनाथ बनी है। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन ए एंड सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, और बस आपका क्या सही है यहाँ पर? बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट सही है। क्लियर। तो जो भारत में ही जन्मी है गीता गोपीनाथ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला। कैसी? क्या मैंने बोला? पहली महिला की श्रेणी में पहली, और दूसरी भारतीय। क्यों दूसरी भारतीय? क्योंकि यहाँ सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये पहले भारतीय कौन है? भारतीय रघुराम राजन है। क्लियर। तो ये दूसरी भारतीय बन गई हैं इस सम्मान को प्राप्त करने वाले, और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो 2003 और 2006 के बीच क्या थे? IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। बात करें गीता गोपीनाथ की, तो ये 2018 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया ए एंड सी रॉन्ग है, क्योंकि आप पूछा था कौन से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2022 को किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है गाइस? हरमनप्रीत को बनाया गया है। तो अभी क्या हुआ है कि ये जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो कप्तान बनाई, ये कहाँ पर हुआ है? ये जो वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स जो चैम्पियनशिप है, एक मिनट का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एक मिनट। ये कह रहा है किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? तो हरमनप्रीत को बनाया गया है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम है, इसमें इस बार कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, और इस बार जो क्रिकेट मैचों की शुरुआत होगी कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कब से होगी? 29 जुलाई से होगी। और इसमें जो पहला मैच होगा वो भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का होने वाला है। किसका? भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का होने वाला है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए BCCI ने जो टीम की घोषणा की है, इसमें भारतीय टीम की जो कप्तान डिसाइड की गई है वो हरमनप्रीत है। और उप कप्तान किसे बनाया गया? अगर उप कप्तान की बात कर ले तो वो कौन है? स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था, इसीलिए मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन डाला ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसमें क्या करना है? विचार करना है, ये आप तुरंत बता लेंगे। इसमें बताना कौन से सही नहीं है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता होगा 10 जुलाई नहीं, बल्कि ये क्या है? 11 जुलाई है। क्या है? ये 11 जुलाई है। और इस वर्ष का विषय क्या था? 8 बिलियन की दुनिया। ये तो मैंने पहले बता दिया था, 8 बिलियन ऑफ वर्ड्स। तो इसकी दुनिया सभी के लिए लचीले भविष्य की ओर
है, तो ये सही हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भगवानी देवी डागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक इन्होंने जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ है। ये 29 जून से 10 जुलाई के बीच ये चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो फिनलैंड, कहाँ पर? फिनलैंड में स्थित है एक टेम्पर, फिनलैंड स्थित टेम्पर में इसका आयोजन किया गया है। किसका? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है 29 जून से 10 जुलाई के बीच फिनलैंड स्थित टेम्पर में इसका आयोजन किया गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस चैंपियनशिप में इनका नाम आता है भगवानी देवी डागर। इन्होंने क्या है 3 पदक जीते हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। बाकी 2 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता है। 2 ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अभी मैं इमेज दिखा दे रही हूँ कि भगवानी देवी डागर कौन है और गीता गोपीनाथ कौन है। वो नीचे है, थोड़ा स्लाइड करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बाद में दिखा दूंगी। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? नारायण कुमार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया? नारायण कुमार को। तो ये जापान सरकार ने क्या किया है कि जापान और भारत के बीच जो आर्थिक संबंध है उनको मजबूत करने में, जो ये किस ग्रुप के हैं पहले ये देख लेते हैं। नारायण ग्रुप, ये जो है नारायण कुमार, ये सनमार ग्रुप के हैं। किस ग्रुप के हैं? सनमार ग्रुप के हैं, सनमार ग्रुप हैं। तो जापान सरकार के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। तो जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करने में जो इनका योगदान है, किसका? नारायण कुमार का जो योगदान है, यानी कि द सनमार ग्रुप के जो ये क्या है, चेयरमैन है, द सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन है। तो इनको क्या किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चेन्नई में जापान के जो महावाणिज्य दूत हैं तागा मासायुकी, उन्हीं के द्वारा इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो बस इतना ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो कब निकलने का अनुमान है? 2023 में। अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस की रिपोर्ट आई है और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनओ के द्वारा जारी की जाती है। कब जारी की गई है? 11 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई को क्या था? विश्व जनसंख्या दिवस था। तो इस दिन ये यूएनओ के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस। तो ये पूछा जा सकता है ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये पहला क्वेश्चन ये बन जाता है आपका। तो इसमें यह बताया गया कि वर्ष 2023 तक क्या होगा, भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन से भी आगे बढ़ जाएगा। और इस बार जो इसकी रिपोर्ट जारी की गई वो कौन सा संस्करण था? तो 27वें नंबर का संस्करण था जो जारी किया गया। और नवंबर 2022 में क्या होगा? नवंबर 2022 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या होगी वो 8 बिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 बिलियन हो जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा और ये आपको फैक्ट ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कि जैसे अगर पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? सर्वाधिक जनसंख्या तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर वही सबसे कम जनसंख्या पूछ ली जाए तो सिक्किम में है। सबसे कम पूछ ली जाए सिक्किम में है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछ ले तो वो राजस्थान है। और अगर सबसे कम क्षेत्रफल के आधार पर पूछ ले तो वो कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? जनसंख्या सिद्धांत ये किसके अनुसार माना जाता है? तो ये माना जाता है माल्थस के अनुसार। किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 जब आया है तो एक और क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, वो भी आपको बता दे रहे हैं कि 2023 जो है ये बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन पे पहुंचे। अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है
लेक्चर को तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, और जो नए देख रहे हो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लगातार शेयर करते रहिए और लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा बिना लाइक किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका विचार ही करना है, कूट वाले क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? डेरेचो एक तूफान है। क्या है? डेरेचो एक तूफान है जो अमेरिका के कुछ राज्यों में तबाही मचाया हुआ है। ठीक है, यह नाम स्पेनिश शब्द ला डेरेचा से आया है जिसका अर्थ है सीधा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, दोनों आपके दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है यहाँ पे। तो डेरेचो जो तूफान आया है ये अमेरिका के कुछ राज्यों में क्या कर दिया, तबाही ला दिया है। तो ये अमेरिका के कुछ राज्यों में आया है, जैसे कि मध्य अमेरिका और पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये आया है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और ये जो डेरेचा है ये स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश शब्द ला डेरेचा से आया है जिसका अर्थ क्या होता है, सीधा, जिसका अर्थ क्या है, सीधा। और 2009 में क्या हुआ था, सुपर डेरेचा आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ इसका संबंध किससे, अमेरिका से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये, हाँ, प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है गाइज, 12 जुलाई को किया जाता है। कब किया जाता है? 12 जुलाई को किया जाता है। तो ये आयोजन 12 जुलाई को क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन इनका क्या होता है, जन्मदिन, इनका बर्थडे 12 जुलाई को पड़ता है। तो इसी जन्मदिन के अवसर पर विश्व मलाला दिवस का आयोजन किया जाता है 12 जुलाई। ये कहाँ की हैं? मलाला, इनका पूरा नाम है मलाला यूसुफजई, जो कि कहाँ की हैं, पाकिस्तान की हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया था, बच्चों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था, इसीलिए ये क्या है, चर्चा में आती हैं। ठीक है, और 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में मिला था। ये जो शांति पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में ओस्लो के अंदर दिया जाता है। और ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये सबसे युवा प्राप्तकर्ता के रूप में मलाला जानी जाती हैं। सबसे युवा प्राप्तकर्ता के रूप में नोबेल पुरस्कार को, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे युवा प्राप्तकर्ता के रूप में कौन, मलाला जानी जाती हैं। और मलाला की एक पुस्तक है, मलाला यूसुफजई की एक पुस्तक है जिसका नाम है वी आर क्या, डिस्प्लेस्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिमस्टेक ने हाल ही में अपनी कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई है? कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई है? 25 नंबर की। तो ये क्या कह रहा है, बिमस्टेक ने हाल ही में अपनी कौन सी नंबर की वर्षगांठ बनाई? 25वें नंबर की बनाई है। तो 6 जून, ये जून का क्वेश्चन मैंने लिया है। 6 जून 2022 को क्या हुआ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बंगाल की खाड़ी, इसका बिमस्टेक ऐसे लिखते हैं, बिमस्टेक, इसका फुल फॉर्म है बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, फॉर एम से मल्टी, एस से सेक्टरल, टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक एंड सी से कॉरपोरेशन। हिंदी में कहें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। तो 6 जून 2022 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका बिमस्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 25वां मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 25वां बनाया गया। अगर बिमस्टेक की बात करें तो ये जो बिमस्टेक है ये सात दक्षिण एशिया और पूर्व दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसके अगर गठन की बात की जाए तो गठन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसका गठन जो हुआ था 6 जून 1997, इसका गठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र, कौन सा घोषणा पत्र? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ढाका में ही है। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयास के तहत इस समूह का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसमें वर्तमान में बिमस्टेक में वर्तमान में दक्षिण एशिया के 5 देश और आसियान के
और आसियान के 2 देश शामिल हैं। 2 देश शामिल हैं, कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये क्या है? बिमस्टेक के सदस्य हैं। तो उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए कल का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया? आर दिनेश को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य का आयोजन कब किया जाता है? 10 जुलाई। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? जापान। किस देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया? भारत को चुना गया, तीसरी बार चुना गया, कल मैंने डिस्कस किया था। और चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 का अभ्यास शुरू हुआ है? पाकिस्तान। यहाँ पर विचार करना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। कौन कौन है? पीटी उषा, इलाइया राजा, विजेंद्र गारू, एनडी वीरेंद्र हेगड़े। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 82 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था? 80 में करता है, तो कौन सा सही नहीं है? तो बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अलवारो लारियो को किया गया है। किस राज्य या यूटी ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है? तो न्यू दिल्ली के द्वारा स्टार्ट की गई है। किस मंत्रालय द्वारा 4 नहीं होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का उद्घाटन किया गया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? तो विमानवाहक पोत है, स्वदेशी विमानवाहक पोत। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? द्वारका। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, द्वारका। तो चलिए आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। ये देख लीजिए, गीता गोपीनाथ ये हैं, और ये हैं आपके भगवानी करके मैंने बताया था, तो ये हो गई जिन्होंने जीता है 3 मेडल। फिनलैंड, और फिनलैंड में ये हुआ था। और फिनलैंड को एक और बता दे रहे हैं, फिनलैंड को झीलों की भूमि कहते हैं। फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों की भूमि कहते हैं। माइंड में क्वेश्चन आ गया तो बता दिया, झीलों की भूमि कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये आपका मैंने दे दिया है मैप, देख लीजिएगा, ये आपका वर्ड मैप है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है, एक लाइक करने में आपका, और शेयर कर दिया करिए। बाकी जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।